नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से बार बार कुछ नए टॉपिक्स को लेके मिलते हैं या फिर आपके स्टेट में कोई एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन को लेके मिलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद 29 जून को होने वाला है किसका पेपर, अपर पीसीएस का पेपर होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे अभी जो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत समय है। बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं कि यार मई आते आते तो टाइम है, लास्ट के 1-2 महीने में देख लूँगा, प्रीलिम्स निकाल दूंगा, उसके बाद मेंस के लिए तो टाइम मिल ही जाएगा। लेकिन जो भी इंसान इस अप्रोच से चल रहा है, 1% कुछ चांसेस हो सकते हैं कि वो प्रीलिम्स में तुक्कों में सेलेक्ट हो जाए फैक्चुअल नॉलेज से, लेकिन उसके बाद आप लोगों को मेंस भी तो देना है। उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। ठीक, मेंस में टाइम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको चाहिए होती है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जब तक आप लोगों को कहानियां नहीं पता होंगी, कंसेप्ट नहीं पता होंगे, तब तक आप उन फैक्ट्स को कहाँ पर पिरोएंगे, कैसे लिख लेंगे केवल कि ये यहाँ हुआ वो यहाँ हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ख़राब मेथड होता है तैयारी करने का कि पहले मैं लास्ट के 1-2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करूँगा, उसके बाद देखूंगा। तो आप लोगों में से जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके को फॉलो ना करें। आप अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी अभी से शुरू कर लें ताकि फैक्ट आपके साथ साथ तैयार होते जाए और आप मेंस में लिखने के काबिल बनते रहें। ठीक, तो इसी के लिए हमारा इंस्टीट्यूट द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून, यहाँ पर कुछ बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। नेक्स्ट जो न्यू बैच है वो बनने वाला है 27 तारीख से और इसमें सीट्स होंगी बहुत लिमिटेड। ऑनलाइन में 100 सीट्स होती हैं, जो ऑफलाइन है उसमें सीट होंगी मैक्सिमम 50। और जिस स्पीड से हमने देखा है कि नए बैच बने हैं और चल रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो दूर से हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, उनका नुकसान ना हो इसलिए नया बैच बन रहा है 27 जनवरी से। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन डिटेल चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो हम अभी तक कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमने लास्ट टाइम देखा था कि गांधी जी उतर गए हैं मैदान में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण में इधर उधर कर दी चीज़ें सारी। उसके बाद हमने देखा अहमदाबाद मिल में हंगर स्ट्राइक, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गांधी जी ने, जो मजदूरों को सिखाया कि भाई जब तक तुम में यूनिटी होगी नहीं तब तक कैसे चलेगा। ठीक, इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, जो हुआ था 1918 में। ठीक, लेकिन जैसे ही ये बात आती है खेड़ा सत्याग्रह 1918, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि 1918 जनवरी में प्ले खत्म हुआ था। उसके बाद गांधी जी कहाँ बिजी हो गए? अहमदाबाद के जो वर्कर्स हैं उनको 35% इंक्रीमेंट दिलाने में बिजी हो गए। इसी बीच एक और केस आया, खेड़ा सत्याग्रह, जो भूमिका बना खेड़ा सत्याग्रह का। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि एक खेड़ा बेसिकली बहुत फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर की जो जमीन है वो बहुत उर्वरक होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर कुछ पाटीदार कम्युनिटी थी जो क्या करती थी? कृषि का काम करती थी, खेती का काम करती थी। ठीक है, लेकिन हमने देखा जनवरी में इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। इसी टाइम पर हमने प्लेग भी देखा और यही टाइम पर सूखा भी पड़ गया, ड्रॉट। क्योंकि ये तीन चीजें एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल समझने वाली बात है कि जैसे ही ये तीन कंडीशंस सामने आई, कितनी भी फर्टाइल लैंड हो, चीज खराब हो गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया। ब्रिटिशर्स पुरानी रिपोर्टों के आधार पर इसको ऑब्जर्व कर रहे थे
कि यार खेड़ा तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छा अनाज होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, क्यों ना क्या किया जाए, यहाँ पर टैक्स इंक्रीज किया जाए। तो रिवोल्यूशन चल रहा था, वो यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी वैल्यू, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को फिर से क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि आखिर हम इन पर कितना टैक्स बढ़ाएं कि हमारा रेवेन्यू काम हो जाए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर यह एनालिसिस किया कि यार खेड़ा में तो प्रोडक्शन इस साल बहुत अच्छी हुई है, इन पर कितना परसेंट टैक्स बढ़ा देते हैं, 23% टैक्स इन पर क्या कर देते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं। अब किसान जो थे वहां पर, पाटीदार कम्युनिटी थी, वो पहले ही परेशान थे। परेशान क्यों थे वो? क्योंकि पहले ही कुछ अनाज नहीं हुआ, अनाज जो हुआ वो खराब हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, प्लेग फैल गया तो लोग मर गए, सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो गई, इसकी वजह से ये लोग परेशान थे। अब उनके सर में 23% टैक्स और आ गया। तो ये परेशान लोग सीधा पहुंच गए कहां पर, गुजरात सभा में। ठीक है, गुजरात सभा चेयरमैन कौन होंगे, गांधी जी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी थे गुजरात सभा के चेयरमैन, प्रेसिडेंट। लेकिन गांधी जी कहाँ बिजी थे, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ बिजी थे। तो यहां पर गांधी जी ने पटेल जी को कहा था कि आप इसको लीड कीजिए, आप देखिए, क्योंकि सचिव कौन थे, पटेल जी थे गांधी ये गुजरात सभा के। तो पटेल जी को कहा कि आप एक काम करो, जब तक मैं आता हूं तब तक आप एक टीम तैयार करो जो एनालिसिस करे, सारी रिपोर्ट तैयार करे कि सारे प्रूफ इकट्ठा करे कि यहाँ पर सूखा भी पड़ा, वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्फ्लेशन भी दिक्कत में है, और यहाँ पर क्या है, इस बार प्रोडक्शन अच्छा भी नहीं हुआ है। ठीक, तो जो पटेल जी थे उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की, ऐसे बहुत सारे सोर्स इकट्ठा किए, ऐसे बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए, जिससे ये पता चल रहा था कि क्या यहाँ पर जो किसानों की स्थिति है, पाटीदार कम्युनिटी है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उन्होंने वो रिपोर्ट जाके कहाँ पटक दी, ब्रिटिशर्स के सामने पटक दी। अब ब्रिटिशर्स थे तो चालाक, उन्होंने कहा जी हमने भी तो रिपोर्ट बनाई है, ये आपकी रिपोर्ट क्या अलग ही होगी, तो हमारी वाली रिपोर्ट मानो ना। तो ब्रिटिशर्स ने पटेल जी की जो ये रिपोर्ट थी वो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब इत्तेफाकन इतने में अहमदाबाद का फैसला हो गया, गांधी जी हो गए फ्री। गांधी जी फ्री हो गए तो तुरंत भागे भागे कहाँ आए, खेड़ा आए। और जैसे ही खेड़ा आए वहां पर इन्होंने एक जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाई अब क्या करना है, अंग्रेजों ने तो बात मानने से मना कर दिया। तो किसानों ने कहा, पाटीदार कम्युनिटी ने कहा, देखिए सर हमारे पास जो है ये खेत है और अभी हमारी बस की तो नहीं है कि हम 23% टैक्स एक्स्ट्रा दे पाए। गांधी जी ने कहा ठीक है। तो फिर गांधी जी ने कहा कि एक ही काम कर सकते हैं हम, क्या, सत्य के लिए आग्रह, इसी को कहते हैं हम सत्याग्रह। लेकिन कंडीशन बताई गांधी जी ने कि भाई हिंसा नहीं दिखनी चाहिए मुझे कहीं पर। अरे उन्होंने कहा कैसे नहीं भाई, अगर वो आएंगे वो कुछ हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो कैसे हिंसा नहीं दिखेगी। गांधी जी ने कहा नहीं, हिंसा नहीं होगी। गांधी जी ने कहा कि भाई वो आएंगे, आप लोगों को पिटाई करेंगे, मार पीट के ले जाएंगे, कभी जेल में ले जाएंगे, आपकी जमीन जो है वो उठा ले जाएंगे, आपके जो मवेशी हैं उनको कभी कभी उठा के ले जाएंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कभी जेल में भर देंगे, बट आप लोगों का हाथ नहीं उठना चाहिए, आप लोग अहिंसा के मार्ग पे चलोगे। तो जैसे तैसे सबने, खेड़ा में जितने भी सारे पाटीदार कम्युनिटी इस सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी की बात मानी और कहा कि चलो नहीं करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने टैक्स भरने से इनकार कर दिया था, इसीलिए ब्रिटिशर्स आए, ठीक ठाक पिटाई की, उसके बाद कुछ लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। जैसा सोचा था गांधी जी ने वैसा ही हुआ सब कुछ। लेकिन ये जो सत्याग्रह था वो कंप्लीटली अहिंसा, नॉन वायलेंस के बेस पे चला। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जमींदार ऐसे थे जो ठीक ठाक मोटे जमींदार थे, मतलब उनके पास पैसा ठीक ठाक था। उन्होंने कहा यार अंग्रेजों से पंगा ठीक नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर से बढ़ाकर 23% टैक्स दे रहे थे, क्योंकि वो दे सकते थे इसीलिए वो दे रहे थे। अच्छा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज परेशान हो गए, तो अंग्रेज ने इस रिपोर्ट पर थोड़ा ध्यान दिया। अंग्रेजों को ये पता चला कि हाँ यार कंडीशन तो क्या है, सच में खराब थी,
खराब थी, लेकिन फिर भी सामने वाली जो पार्टी थी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस जो अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट बनाई थी और जो 23% टैक्स लगाया था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं किया। कैसे, क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि ये जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं वो वास्तव में नहीं दे सकते हैं 23% टैक्स, तो आप लोग मत दीजिएगा। लेकिन कौन देगा, जो ये अमीर किसान है, जो ये सत्याग्रह नहीं कर रहे और हमको रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो 23% टैक्स है वो कौन देगा, ये जो अमीर किसान है वो लोग देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से गांधी जी के कारण जो पाटीदार कम्युनिटी थी उनको क्या मिल गया, न्याय मिल गया, उनका टैक्स कम हो गया। और गांधी जी की सामाजिक तौर पर एक और विजय थी, एक और मूवमेंट था, एक और आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने क्या की, जो सामाजिक वर्ग है उनको उनका क्या दिया, अधिकार दिला दिया। ठीक है, तो इसे, इस पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आधुनिक भारत का, जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, इससे मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम रोलेट एक्ट। आप लोगों ने रोलेट एक्ट जब भी सुना होगा तो सीधा डेट आपको ध्यान आती होगी 1919, 1919। लेकिन इतिहास में कोई भी चीज एक ही दिन से शुरू नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, कारण होता है, और उस कारण के बनने का भी कारण एक ही नहीं होता। मतलब आज ही आज सिचुएशन पैदा नहीं होती, धीरे 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 हम सिचुएशंस देखते हैं कि सिचुएशंस बनती जाती हैं, बढ़ती जाती। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ देखते हैं हम रोलेट एक्ट के साथ। तो 1919 को छोड़ दो अभी फिलहाल, ध्यान दो कि टाइम चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, 1914 से 1918 तक। तो 1919 तो हट गया। ठीक, इस बीच क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटिशर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बहुत अलाइज पावर की तरफ से लड़ रहे थे सेंट्रल पावर के साथ। ठीक, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पीछे पीछे भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई सोशल कोई ऐसा मूवमेंट तैयार हो जिससे अंग्रेज क्या हो, परेशान हो। तो इन्होंने 1915 में एक एक्ट बनाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। किस चीज के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, जो भी राष्ट्रवादी चीजें पनप रही थी उनको दबाने के लिए, कि भाई कोई लोग आपस में ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अगर हमें थोड़ा सा भी शक हुआ हम उठा के ले जाएंगे। तो ऐसा एक एक्ट बनाया जिसको कहा गया क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये बताते हुए कि यार हमारा फोकस कहाँ है, अभी वर्ल्ड वॉर पर है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी को, यहाँ पर भी कोई विद्रोह ना हो, इस वजह से हमने ये बनाया। ठीक, चलो जब तक वर्ल्ड वॉर चली तब तक तो वास्तव में ब्रिटिशर्स का ध्यान कहाँ था, वर्ल्ड वॉर की तरफ था। लेकिन इसको बनाने के पीछे एक डेडलाइन रखी थी उन्होंने कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, जब भी उसके 6 महीने तक ये रहेगा, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई कब, 1918 में। अब जैसे ही 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्या हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर हमने ये एक्ट हटाया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इतने सालों में पाइलअप हुआ वो एक साथ फट जाए सब लोग, और अगर सब लोग इकट्ठा हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ज़्यादा आफत आ जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, 1918 के बाद 1919 में इस एक्ट का नाम बदल दिया, क्या रख दिया, रोलेट एक्ट रख दिया, और इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन बनेगी तो जो यहाँ पर सोशल सामाजिक एक्टिविस्ट लोग हैं वो लोग खुश होंगे या खराब, उनका मूड खराब हो गया कि ऐसे कैसे भाई, ये तो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। अब नाराज होने के पीछे कारण थे इसके प्रोविजंस, प्रावधान। तो क्या प्रोविजंस थे, प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि भाई आप के शक के आधार पर, अगर मुझे शक है आप पर तो मैं आपको उठा के जेल में डाल दूंगा सीधा, कितना भी टाइम। कुछ किताबें कहती हैं 2 साल के लिए, लेकिन फिक्स नहीं था।
तो जहां पर भी डाउट होता था, जहां पर भी हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको उठा के इन्होंने क्या कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, जेल में डालना शुरू किया। साथ साथ आप बिना सर्च वारंट के किसी के भी घर में घुस के क्या कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, उसका भी गलत फायदा उठाया गया। और तीसरा, इन्होंने कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जिसमें 3 जजेस की बेंच बैठती थी, और एक बार अगर गिल्टी प्रूफ हो गया, दोषी साबित हो गया, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता था बाहर आना। तो इन कारणों से जो रोलेक्ट एक्ट था, वो जो समाज है उस पर सही प्रभाव नहीं डाल रहा था। अपडेट आती है 24 फरवरी 1919 की। गांधी जी ऐसा हो सकता है कि कहीं इन्वॉल्व ना हो, तो गांधी जी ने इंटरेस्ट लिया और एक सत्याग्रह शुरू किया कि भाई ये जो रोलेक्ट एक्ट है वो ठीक नहीं है। और ये सत्याग्रह किस प्रकार का था, नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं थी इसमें अभी तक। गांधी जी ने कोई भी सत्याग्रह शुरू किया तो 2 चीजें कॉन्सेप्ट फ्री आई है गांधी जी के साथ, एक स्वदेशी और दूसरा नॉन वायलेंस, कि आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें थी। इस दिन शुरू हुआ, सत्याग्रह चल रहा था, नॉन वायलेंस पे चल रहा था। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि कैसे छेड़े इनको, कैसे छेड़ा जाए। अंग्रेजों ने पंजाब का जो इलाका है वहां पर 2 एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था क्या, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको उठाकर जेल में डाल दिया। और ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे भीड़ को कन्विंस करने में, वहां पर जितने भी एक्टिविस्ट थे उनमें। इनको उठा के जेल में डाल दिया। अब लोग भड़क गए भाई कि ऐसे कैसे, लोग भड़क गए। तो जो नॉन वायलेंस मूवमेंट चल रहा था वो अचानक से वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। वायलेंस में कन्वर्ट हुआ, इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज मिले पीट वीट दिए, झंडे वंडे जला दिए, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वहां पर ब्रिटिशर्स के झंडे जला दिए। इस कारण से हमने देखा कि वायलेंस में चीजें चेंज हो गई। अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया, अंग्रेजों ने यहां पर लगा दिया क्या, मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ मान, और एक इंसान को भेजा यहां पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए जिसका नाम था जनरल डायर। ठीक, अब जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा तो आपको चीजें कनेक्ट हुई होंगी कि होता क्या है कि ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग एक जगह है जहां पर कुछ लोग बैसाखी को मनाने के लिए क्या हुए, इकट्ठा हुए। क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो भैया जनरल डायर ने क्या किया, अपनी जो ट्रूप्स है, अपनी जो सेना है, उनको क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि भाई फायर। तो वहां पर भीड़ में फायरिंग करा दी, हजारों लोग मरे, हजारों लोग मरे। तो इस घटना को कहा जाता है क्या, जलियांवाला बाग कांड। तो ये पूरी कहानियां आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या कोरिलेट करता है। तो इस तरीके की अप्रोच चाहिए होती है हमको मेंस के आंसर लिखने के लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप सभी लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर देहरादून में रहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।